प्रश्न होते हैं। तो यह 50 प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो फटाफट आप लोगों को बताएंगे और बहुत ध्यान से देखिएगा, जिसमें कि आपको यह फायदा मिलेगा। हिंदी प्रभात जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें प्रतिदिन रात को 10 बजे जो क्विज चलता है उस क्विज के लिए आज मैंने ऐसे तैयारी करते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहाँ से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे और शाम को रात को जो क्विज होता है उसमें आप अपनी तैयारी का प्रतिफल जान सकते हैं कितना अच्छा किए हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं ज्यादा समय न देते हुए। देखिए इसमें पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, आचार्य मम्मट ने काव्य के कितने गुण माने हैं? तो ध्यान रखेंगे उन्होंने 3 गुण माना है, जिसमें ओज, प्रसाद और माधुर्य। अगला प्रश्न आपको दिख रहा है, कालरीज ने कल्पना के कौन से 2 भेद बताए हैं? शुद्ध कल्पना, मिश्रित कल्पना, प्राथमिक कल्पना, विशिष्ट कल्पना। काल्पनिक कल्पना, यथार्थ कल्पना, भाव कल्पना, वस्तु कल्पना। ध्यान से देखेंगे तो याद हो जाएगा। इसमें उन्होंने दूसरा ऑप्शन सही है, प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना को उन्होंने 2 भेद बताया है। अगला प्रश्न है, काव्य शोभा कारण धर्मानुलंकरान प्रत्यक्षते किसकी उक्ति है? तो याद रखिएगा यह दंडी की उक्ति है। चौथा ऑप्शन इसमें सही है। ध्यान से प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न को देखेंगे और तब उत्तर को टैली करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा तेजी समझ में आएगा और आप लोगों के बौद्धिक क्षमता का आकलन रात को 10 बजे होता रहेगा प्रतिदिन। वाच्यार्थ का संबंध किस शब्द शक्ति से? शब्द शक्तियां 3 होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो समझ सकते हैं ये 3। अब कहा गया कि वाच्यार्थ का संबंध किस, तो अब वाच्यार्थ मतलब शब्द शक्ति का मामला, शब्द शक्ति 3 है तो वाच्यार्थ किससे है? जैसे एक होता है अर्थ के आधार पर, वाणी के आधार पर। तो ध्यान रखेंगे वाच्यार्थ का संबंध अभिधा से होता है, जिसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, जिसका एक अर्थ और लक्षणा का मतलब उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और व्यंजना का मतलब हास्य से संबंधित होता है। इसलिए इस तरह से हमें पहचान मिलती है कि शब्द शक्ति कैसे पहचानेंगे। अगला प्रश्न आपको समझ में आ रहा दिखाई दे रहा होगा, काव्य चिंतकों का सही वरीयता क्रम बताइए। तो इसे आप अपने ध्यान से मिलान करिएगा। मैं ज्यादा इस पर समय न देते हुए आप लोगों को सिर्फ उत्तर का और प्रश्न कैसा होता है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है, माने पहला के बाद अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि क्रम बताना है। तो इसमें ऐसे समझ सकते हैं, इसको पहला समझेंगे और चौथा को इसे दूसरा समझेंगे और तीसरा को तीसरा समझेंगे और दूसरा को चौथा समझेंगे। ऐसे यानी अरस्तु, फिर सिगमंड फ्रायड हैं, फिर टी.एस. इलियट हैं और आई.ए. रिचर्ड हैं। इस तरह से इनका ये वरीयता क्रम यानी काव्य चिंतकों का सही वरीयता क्रम है। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसे आरोपवाद के नाम से जाना जाता है? भुक्तिवाद, अव्यक्तिवाद, उत्पत्तिवाद और अनुमानितवाद। तो ध्यान रखेंगे यह उत्पत्तिवाद को आरोपवाद के नाम से जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। फिर प्रयाण रस की चर्चा सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया? देखिए वैसे कुल 9 रस की चर्चा होती है, मूल रूप से 9। भरत मुनि ने 8 ही माना है, शांत रस को नहीं माना। इसलिए नहीं माना है क्योंकि शांत रस नाटक का विषय नहीं है और रस का परिभाषा है कि कविता पढ़ने अथवा नाटक देखने से पाठक या दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। तो कहा जाए कि दर्शक के रूप में अगर शांत रस होगा तो उसका आनंद नहीं आता है, लेकिन काव्य के रूप में अगर पढ़ेंगे तो उसका आनंद आता है। तो रस मतलब शांत रस को सिर्फ नाटक के उद्देश्य, नाटक का उद्देश्य मानते हुए भरत मुनि ने उसे रस की श्रेणी में नहीं रखते हैं। बाकी लोग तो रस का, काव्य का आनंद देने का मामला तो है रस, तो इसलिए देखेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने और बढ़ा दिया, जैसे वात्सल्य बाद में बढ़ गया, भक्ति बाद में बढ़ गया। ऐसे ही प्रयाण, कुछ लोगों ने प्रयाण की चर्चा कर दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसमें अलग अलग रसों की उन्होंने बढ़ोतरी करते गए। तो इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करें, बस खाली इतना हमारा उद्देश्य है कि ये नया रस कहां से आया, तो कौन उत्पन्न किया। तो ध्यान रखेंगे इसके रुद्रट हैं। दूसरा ऑप्शन सही है, रुद्रट। प्रयाण का अस्थाई भाव इसमें होता, पहली बार बहुत लोग सुन रहे होंगे। प्रयाण का अस्थाई भाव यानी प्रयाण रस है
इसका अस्थाई भाव इसने होता है। यह किससे उत्पन्न हुआ, तो कह सकते रति से अभी उत्पन्न हुआ। जैसे रति से वात्सल्य उत्पन्न हुआ, रति से ही पहले रति में सब थे, वात्सल्य, भक्ति और संयोग वियोग, लेकिन बाद में वात्सल्य को अलग कर दिया गया और रति को अलग कर दिया गया। तो अभिनव गुप्त ने वात्सल रस को बढ़ाया और रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को बढ़ाया, और प्रयाण जो रस दिखाई दे रहा है इसको रुद्रट ने बढ़ाया। तो इस तरह से यह अगला 8वां प्रश्न है, त्रिसदी का सर्वप्रथम विवेचन करने वाले हैं। तो ध्यान रखेंगे, त्रिसदी का सर्वप्रथम विवेचन करने वाले, दूसरा ऑप्शन चाहिए अरस्तु। और अगला, आचार्य शंकु का अनुमितिवाद किस दर्शन पर आधारित है, तो याद रखेंगे यह न्याय दर्शन पर आधारित है। पहला शंकुक, याद रखेंगे शंकुक अनुमितिवाद किस दर्शन पर आधारित है, तो न्याय दर्शन पर आधारित है। और निम्नलिखित में कौन सा विषम संयोजन है, तो लिखा है ज्योपाल शास्त्र अस्तित्ववाद, टी.एस. इलियट निर्वेक्तिवाद, और लोजाइनस विखंडनवाद, और क्रोचे अभिव्यंजनावाद। तो याद रखेंगे तीसरा यह विषम संयोजन है। तीसरा यानी तीसरा को ध्यान रखेंगे, लोजाइनस का विखंडनवाद यह विषम संयोजन है। वक्रोक्ति जीवितम किसकी रचना है, तो याद रखेंगे वक्रोक्ति जीवितम, यानी वक्रोक्ति वैसे एक अलंकार है उसी से संबंधित है। तो कहने का मतलब है कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम रचना किए हैं। और लिखा औचित्य रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम्पि किसकी उक्ति है, जीवितम्पि किसकी, जीवितम्पि होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं है, खाली इतना ध्यान रखना है कि औचित्यम रस सिद्धांत से स्थिरम काव्य से, यह जीवितम होना है, जीवितम याद रखेंगे, ये ऐसे मतलब जीवितम काव्य से जीवितम, औचित्यम रस सिद्ध से स्थिरम काव्य से जीवितम किसकी उक्ति है, तो याद रखेंगे यह हेमेंद्र की उक्ति है। थोड़ी उक्तियों पर ध्यान देने की जरूरत है, अक्सर ज्यादातर टीजीटी पीजीटी में अक्सर इनसे संबंधित प्रश्न होते हैं। तो हम सभी छात्रों से यही कहेंगे कि काव्य शास्त्र के मैं 50 का कम से कम 150-200 प्रश्न देंगे, जिसमें 4-5 प्रश्न लगभग आते हैं टीजीटी पीजीटी में। आप लोगों की बढ़िया तैयारी हो जाएगी, लेकिन ध्यान से देखेंगे और टेलीग्राम पर टेस्ट देते रहेंगे। आज से मैंने काव्य शास्त्र का प्रारंभ किया है, तो तैयारी करिए। फिर न चंद्रा लोक किस आचार्य की रचना है, तो यह आचार्य जयदेव का, पहला ऑप्शन सही है। न चंद्रालोक एक रचना है, किसकी रचना है, तो आचार्य जयदेव का है। भरत मुनि के रस सूत्र में संयोग और निष्पत्ति को अनुमान और अनुमिति किसने माना, जिसको भरत मुनि के रस सूत्र में संयोग और निष्पत्ति की बात की जाती है, उसे किसी चिंतक ने, किसी विद्वान ने अनुमान और अनुमित कहा है। संयोग को अनुमान और निष्पत्ति को अनुमित, यानी इसमें ऐसा कौन है जो अनुमान और अनुमित कहा है, तो शंकुक ने संयोग और निष्पत्ति को, जब संयोग होता है तो रस की निष्पत्ति होती है, उसे अनुमान और अनुमित कहा है शंकुक ने। अगला है अनुकरण को प्रतिकृति न मानकर तुन सृजन किसने माना है, तो पहला अरस्तु ने अनुकरण को प्रतिकृति न मान करके तुन सृजन माना है। और रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है, तो इस सभी लोगों को आसानी से याद होगा, यह भरत मुनि है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक। अब देखा जाए रस सूत्र कहाँ मिलता है, तो नाट्य शास्त्र में। यानी अगर पूछा जाए भरत मुनि की रचना जिसमें रस सूत्र का वर्णन किया गया, उस रचना का क्या नाम है, तो याद रखेंगे नाट्य शास्त्र। वो नाम ही रखा गया नाट्य शास्त्र, इसलिए उन्होंने 9 रस का वर्णन तो किया है, लेकिन लोग सोचते हैं कि वो 8 ही मानते, तो 8 मानते हैं सिर्फ नाटक के हिसाब से, ऐसा जानेंगे। अगर वो 9 ना मानते तो 9 का वर्णन ही क्यों करते, लेकिन वर्णन तो मिलता है। भरत मुनि के ग्रंथ का नाम अभी हमने बताया है, तो आप लोग समझ गए होंगे। इसका उत्तर अभी मैंने बता दिया था, नाट्य शास्त्र। भरत मुनि ने कितने रस माने हैं, तो कितने रस माने हैं सिर्फ नाटक के आधार पर माना जाता है, तो आप जानेंगे 8। और
काव्य की प्रेरणा अनुभूति से मिलती है, यह स्वतः एक अनुभूत तथ्य है। यह कथन किसका है, यह ध्यान रखना है। काव्य की प्रेरणा अनुभूति से मिलती है, काव्य को हम अनुभव करते हैं तब उससे हमें कुछ अंदर आभास होता है। यह स्वतः एक अनुभूत तथ्य है। ये किसने कहा है, तो ध्यान रखेंगे नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। जैसे अभी पूछा गया था कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने बीएड में पूछा गया था, तो आप लोगों ने देखा होगा कि किसका नाम आता है। तो इस तरह से प्रश्न ऐसे अक्सर आते रहते हैं। करें को काव्य की मूल सर्जना शक्ति माना गया है। को किसको, तो ध्यान रखेंगे ज्ञान को काव्य की मूल सर्जना शक्ति माना गया है। और उचित अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है। यह कथन किसका है, तो यह कथन राजशेखर का है, संस्कृत के विद्वान राजशेखर जी। मन की एकाग्रता को समाधि किसने कहा है, तो राजशेखर ने ही दोनों बात कही है। समाधि को अवधान शब्द की संज्ञा दी, यानी किसने दिया है, तो वामन ने समाधि को अवधान शब्द की संज्ञा दी है। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन किसका है, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र का काव्यशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन किसका है, तो याद रखेंगे डॉक्टर बच्चन ने भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन किए हैं। कल्पना को फैंटेसिया किसने कहा है, तो प्लेटो ने कल्पना को फैंटेसिया कहा है। पश्चिम में प्रतिभा को कहा जाता है, पश्चिम में प्रतिभा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जीनियस। पश्चिमी क्षेत्र में जिसको हम लोग प्रतिभा कहते हैं उसे पश्चिमी क्षेत्रों में जीनियस कहा जाता है। काव्य के भेद होते हैं, काव्य के कितने भेद होते हैं, तो काव्य के 2 भेद होते हैं। कौन कौन, काव्य के 2 भेद हैं, तो खंड काव्य, महाकाव्य। वाक्य रसात्मकम काव्यम किसने कहा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी ऐसे समझ सकते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसने कहा है, समझ गए होंगे। वैसे हो सकता है कि आप लोग जानते भी हों, यह विश्वनाथ की उक्ति है, याद रखेंगे विश्वनाथ की उक्ति है। और काव्य शास्त्र का प्रणेता माना गया है। काव्य शास्त्र के प्रणेता कौन है, तो अरस्तु के द्वारा पाश्चात्य काव्य शास्त्र चलता है। तो काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, तो काव्य शास्त्र के प्रणेता सर्वप्रथम अरस्तु का है। किस शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है, तो चौथा, नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। यानी 4 वेद तो होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, लेकिन एक 5वां वेद, तो नाट्य शास्त्र को 5वां वेद कहा जाता है। भामा का समय था, भामा किस समय में थे, तो यह 6ठी शताब्दी में थे। 6ठी शताब्दी में भामा का समय, कार्यकाल यानी समय काल कह सकते हैं। वामन के अनुसार काव्य प्रयोजन के प्रकार हैं, तो वामन के अनुसार काव्य प्रयोजन के 2 प्रकार हैं। आनंदवर्धन का समय था, आनंदवर्धन का समय 9वीं शताब्दी था, दूसरा ऑप्शन सही है, 9वीं शताब्दी। ध्वनि प्रवर्तक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, ध्वनि प्रवर्तक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, तो याद रखेंगे आनंदवर्धन ध्वनि प्रवर्तक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। आनंदवर्धन की प्रीति को ही काव्य प्रयोजन किसने माना, तो इसे अभिनव गुप्त ने आनंदवर्धन की प्रीति को ही काव्य प्रयोजन माना है, अभिनव गुप्त ने। और आचार्य मम्मट का समय था, तो आचार्य मम्मट का समय 11वीं शताब्दी। इसको थोड़ा याद करने की जरूरत है, अक्सर ये सब पूछ दिए जाते हैं, तो एक बार 2 बार देखेंगे, ध्यान देंगे, और एक बार 2 बार हम जो क्विज कराएंगे तो हम दोहराते रहते हैं, बहुत सारे प्रश्नों को दोहराते रहते हैं ताकि स्मृति में बन जाए, भूल रहा हो तो स्मृति में बन जाए। और मेरा उद्देश्य है कि टीजीटी पीजीटी निकालना ही मेरा उद्देश्य है, यानी सफलता आपका है, उद्देश्य हमारा है, और दोनों जब एक साथ मिल जाएंगे, सफलता की कल्पना आपका है, उद्देश्य की कल्पना हमारा है, दोनों अगर मिल जाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा कर सकते हैं। आचार्य विश्वनाथ का समय था,
तो आचार्य विश्वनाथ का समय 14वीं शताब्दी है। दूसरा ऑप्शन सही है। और तुलसीदास ने काव्य का प्रयोजन घोषित किया, किसे काव्य का प्रयोजन घोषित किया? तो लोक मंगल को काव्य का प्रयोजन, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। लोक मंगल को उन्होंने काव्य का प्रयोजन घोषित किया, यानी काव्य क्या क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, काव्य के अंदर क्या गुण होना चाहिए? तो लोक मंगल की भावना होनी चाहिए, तो उन्होंने ऐसा कहा है। और देव काव्य प्रयोजन को मानते हैं, देव काव्य प्रयोजन को मानते हैं, किसने माना है? तो याद रखेंगे यशवर्धन, यशवर्धन ने देव काव्य प्रयोजन मानते हैं। पहला ऑप्शन सही है। और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, रीति संप्रदाय, तो याद रखेंगे बामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। बहुत सारे संप्रदाय हैं, तो रीति संप्रदाय, रीति को काव्य की आत्मा किसने माना है? एक होता है रस को काव्य की आत्मा, एक होता है रीत को काव्य की आत्मा। तो रीत की काव्य की आत्मा बामन ने रीत को काव्य की आत्मा माना है। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रीत को काव्य की आत्मा किसने माना है? तो बामन ने। रीतियों की संख्या मानी गई है, कितनी है? तो 3, रीतियों की संख्या 3 है। सर्वश्रेष्ठ किस रीत को माना गया है? जैसा कि तीनों नाम दिया गया, कौन सी रीतियां हैं? पांचाली, वैदर्भी, गौड़ी। तो ऐसे वैदर्भी को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सभी लेखक अपने अपने हिसाब से रीतियों का प्रयोग किए हैं, जिसको कहते हैं वैदर्भी शैली या गौड़ी शैली या पांचाली शैली। तो लोग अपनी रचना को इसी रीति के अंतर्गत रखे हैं। जैसे भवभूति ने ज्यादातर कुछ रचनाएं वैदर्भी शैली में लिखे हैं, लेकिन उनका गौड़ी शैली सबसे ज्यादा प्रयोग रही है। माने भवभूति की 3 रचनाएं हैं, 3 नाटक हैं। उन तीनों नाटक में तो वैदर्भी का थोड़ा बहुत प्रयोग किया, लेकिन गौड़ी शैली का ज्यादा प्रयोग किए हैं। तो वैदर्भी श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ रीति वैदर्भी है। अगला, गुणों की संख्या कितनी मानी गई है? तो गुण कितने होते हैं? तो गुण 10 होते हैं, गुण 10 होते हैं। आनंदवर्धन ने गुणों की संख्या मानी है। आनंदवर्धन के अनुसार गुणों की संख्या 3 है। 10 माना गया है, लेकिन आनंदवर्धन ने 3 गुणों को माने हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि कई लोग 3 गुण ही मानते हैं। तो एक प्रसाद, माधुर्य प्रसाद, ओज, यही गुण है, माने काव्य गुण और शब्द शक्ति। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो कुंतक। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रश्न को कहते प्रश्न में घुमा दिया था, तो उसमें सूत्र दिया था, लेकिन यहाँ नाम दिया है, तो कुंतक हैं। औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, औचित्य तो क्षेमेंद्र औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। और वक्रोक्ति के भेद माने गए हैं, वक्रोक्ति के 6 भेद और उपभेद माने गए हैं। और इनके सारी व्याख्या हम बाद में करेंगे। पहले तो हम परिचय करा रहे हैं कि ये सब हैं क्या क्या नाम है, अभी परिचय करा रहे हैं, लेकिन बाद में हम इन सभी की समय देख करके इन सब का जैसे मन में आएगा कि होता क्या, वक्रोक्ति क्या है, ये गौड़ी या रीति, वैदर्भी, पांचाली क्या है, काव्य गुण क्या है, शब्द शक्ति क्या, हो सकता है कि आप लोग जानते होंगे, तो पढ़े होंगे, कुछ न कुछ जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे ध्यान में आया ही नहीं, कभी वहां तक पहुंचा नहीं, दिमाग नहीं पहुंचा, तो इसलिए भी ऐसा हो जाता है। चलिए, वक्रोक्ति को शब्दालंकार ही किसने माना है? वक्रोक्ति को शब्दालंकार ही किसने? जैसा कि यमक, श्लेष, तो श्लेष का ही रूप वक्रोक्ति भी होता है। श्लेष और वक्रोक्ति में थोड़ा सा अंतर होता है कि श्लेष अलंकार का व्याख्या व्यक्ति खुद अपने आप जितने अर्थ निकलते हैं निकाल लेता है, लेकिन वक्रोक्ति का श्रोता और वक्ता का विषय हो जाता है। श्रोता कुछ सोचता है, सुनता है, अर्थ निकालता है, वक्ता कुछ कहता है। तो कथन और मनन में अंतर स्पष्ट न हो पाना। जैसे हमने कहा कि आप कौन हैं, तो आप अपना नाम बता रहे हैं, उसका दूसरा अर्थ निकाल रहे हैं, तो कहने वाले का भाव कुछ और होता है, सुनने वाले का भाव कुछ और होता है, जो अपने मन में ही आदमी रख लेता है। तो कह रहे हैं वक्रोक्ति को शब्दालंकार ही किसने माना है? तो रुद्रट ने वक्रोक्ति को शब्दालंकार माना है। और यह 50 प्रश्नों का संग्रह था। अंतिम प्रश्न है, रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? तो आप लोग जान भी गए होंगे, पहले भी मालूम हो गया है सारे। तो
रस निरूपण के सभी ग्रंथ है, काव्यादर्श, नाट्यशास्त्र, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, लेकिन प्रथम ग्रंथ की बात आती है तो प्रथम ग्रंथ नाट्यशास्त्र ही माना जाता है, जो भरत मुनि के द्वारा रचित है। बस आज का प्रश्न इतना ही, और हम अगले टॉपिक माने काव्य शास्त्र भी चलेगा। हम तीन चार दिन लगातार काव्य शास्त्र, कम 3 दिन 50,000 प्रश्नों का मेरा टारगेट है। कम 150 प्रश्न होगा तो 5-6 प्रश्न आप लोग 150 तैयार करेंगे तो 5-6 प्रश्न जरूर फंसेगा परीक्षा में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगेगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और नहीं तो आप स्वतंत्र हैं। मैं आपके अच्छे के लिए, वैसे सब्सक्राइब करने में कहीं कोई समस्या होती नहीं है, आपका नुकसान नहीं है, मेरा फायदा हो सकता है, लेकिन प्राय लोग सोचते हैं कि जिससे इनका फायदा होगा वो काम नहीं करेंगे। हमारा फायदा हो चाहे ना हो, हमारा नुकसान हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम सामने वाले का फायदा, जबकि खाली लाल बटन दबाना है, लिखा रहता है सब्सक्राइब, लाल बटन दबाना है, और बटन दबा देने से आपके मोबाइल पर या आपके मेमोरी पर कोई किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और इससे हम लोगों के ऊपर हल्का सा प्रभाव पड़ता है, थोड़ा सा उत्साह बढ़ता है, और हमें ये मालूम होता है कि हमारे इतने छात्र, थोड़ा सा अध्यापक हैं तो अध्यापक का उत्साह तो छात्र से ही होता है। तो अगर हमारे छात्र रहेंगे तो हम कहेंगे कि हमारे पास इतने छात्र हैं जिनमें मैं लोकप्रिय हूँ। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, तो आप अगर थोड़ा सा मुझे उत्साह देंगे सब्सक्राइब करके, हम आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं, खाली हल्का सा आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं, तो बस इतना ही। और लाइक जरूर करिएगा, अच्छा लगेगा तो शेयर भी कर दीजिएगा। मेरे लिए बस इतना ही, धन्यवाद।